हेलो दोस्तों, कैसे हो? बिल्कुल मस्त। तो देखो, नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर है उसमें हमारा जो कम्युनिकेशन वो कंप्लीट हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है उसका, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा। और फिर उसके बाद हम हाई एजुकेशन पढ़ाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे। ठीक है। लेकिन बीच में मैं आज एक नया सा टॉपिक लेके आ गया और वो टॉपिक है मॉडल पेपर। ठीक है। मॉडल पेपर का एक टॉपिक लेके आ गया है। मॉडल पेपर है, आज मैं 6-7 क्वेश्चन लेके आया हूँ अपने मॉडल पेपर का। और आपको मैं बता दूं, मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूं मैं नेट के फर्स्ट पेपर का। देखना ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं आपको, एक बार ये भी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कि आपको मॉडल पेपर कैसे लगे। देखो, हम 12 मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं मैं यहाँ पर। अपना एक एप्लीकेशन आने वाला है जून में। ठीक है। तो उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको टोटल 12 मॉडल पेपर मिलेंगे। और 12 के 12 जो मॉडल पेपर है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और सबसे मेन है अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल। सिलेबस तो सब कवर करते हैं, लेकिन पेपर लेवल के अकॉर्डिंग कि भाई अब पेपर लेवल कहाँ से आ रहा है, पेपर लेवल कितना है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं। हम हर एक यूनिट से क्वेश्चन उठा रहे हैं। 10 यूनिट तो सीधी सीधी हैं ही। ठीक है। इसके अलावा हर पेपर में एक मैथ का क्वेश्चन रहेगा। हर पेपर में एक रिग्रेशन, कोरिलेशन, सैम्पलिंग या फिर बाइनरी सिस्टम। ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता रहता है। आप पूछोगे सर ये कैसा? देखो, एक तो टी स्क्वायर टेस्ट, टी स्क्वायर परीक्षण, एफ परीक्षण, काई स्क्वायर टेस्ट, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है सैम्पलिंग से, वो हम देंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम इस तरीके से सोल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर 39 लिख दिया, मान आएगा 1 1 0 0 1, इस तरीके से। ठीक है। एक आता है शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना, H0 या H1। ठीक है। इसके अलावा कोरिलेशन कोफिशिएंट है, जिसको हम सह संबंध गुणांक बोलते हैं। रिग्रेशन है, स्पाइकमैन का कोरिलेशन कोफिशिएंट है। तो ये सारे के सारे जितने भी ये अदर टॉपिक है जहां से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है, तो हम भी हर मॉडल पेपर में यहां से एक क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है। ये जो टॉपिक है जो आउटसाइड के हैं, यहाँ से हर टॉपिक से हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं। डीआई रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारा बहुत ही शानदार है। लॉजिकल रीजनिंग में हम क्या उठा रहे हैं? देखो, पहले कुछ और आता था लॉजिकल रीजनिंग में, पहले कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते थे गोले वाले। ठीक है। आजकल ये गोले वाले नहीं आते। आजकल लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन कहां से आता है मैं बता देता हूं आपको मेरे प्यारे साथियों। आजकल जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें क्वेश्चन आता है कहां से? भारतीय दर्शन शास्त्र से। जैसे उपलब्धि आ गया, अनुपलब्धि प्रमाण आ गया, जो प्रमाण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम लॉजिकल रीजनिंग से 3-3 क्वेश्चन उठा रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है। और 2 क्वेश्चन अदर साइड से उठा रहे हैं। इसके अलावा हम आगमनात्मक, निगमनात्मक, सादृश्यता, मतलब हर एक वहां से क्वेश्चन बना रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन मिलने वाला है आपको बहुत ही शानदार तरीके से। तो हम पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। अब उसके बाद मैं बता दूं, मॉडल पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो मॉडल पेपर लेना, तो आप मॉडल पेपर ले सकते हो। अब उसका मैं प्रोसेस बता देता हूँ क्या सिस्टम है। देखो, जैसे ही एप्लीकेशन आ जाएगा उसके बाद 12 मॉडल पेपरों का चार्ज हो सकता है मैं 300 रुपये कर दूँ। लेकिन यदि आप फिलहाल में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो 12 मॉडल पेपर आपको मात्र 200 रुपये में मिलेंगे। कितने रुपए में? 200 रुपये में 12 मॉडल पेपर मिलेंगे यदि आप फिलहाल में रजिस्ट्रेशन करवाते हो। बाद में एप्लीकेशन के ऊपर हो सकता है 300 रुपये चार्ज कर दूं मैं 12 मॉडल पेपर का, लेकिन विद फुल डिस्क्रिप्शन रहेगा। हर मॉडल पेपर में एक करंट का क्वेश्चन भी रहेगा। तो 12 मॉडल पेपर में 12 करंट के क्वेश्चन पूरा, या 12 या 15, दो उसमें लेके आऊंगा, या तो 12 मॉडल पेपर लेके आऊंगा या 15 मॉडल पेपर लेके आऊंगा। ठीक है। तो ये था हमारा मॉडल पेपर का जो संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको दे दी। और देखो, मैथ में मैं परसेंट और इसके अलावा रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आजकल आने लग गया। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन आने लग गया। एक अलग ही टाइप से क्वेश्चन आने लग गया पाइप और टंकी का, जो हमारे बिल्कुल समझ से बाहर होता है। रेलगाड़ी, पाइप, टंकी, ये क्वेश्चन हम कभी नहीं पढ़ते। हमें ऐसा लगता नहीं था पहले कि ये क्वेश्चन भी आने लग जाएंगे पेपर में, लेकिन 2020 के पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए हम पाइप, टंकी, रेलगाड़ी, ये क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं यहाँ पर। अब मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूं कि निम्न विशेषताएं कौन सी शिक्षण विधि से संबंधित हैं। ध्यान से सुनना कि निम्न विशेषताएं कौन सी शिक्षण विधि से संबंधित है। पहला, स्थूल से सूक्ष्म के सिद्धांत पर आधारित, आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करती हैं, आगमनात्मक विधि का ही वृहत एवं विस्तृत प्रयोगात्मक स्वरूप है, यह
व्यक्ति केंद्रित विधि है। अब यहाँ पर ये कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, 4 विशेषताएं आपके सामने, और आपको बताना है कि ये चारों विशेषताएं हैं जो कौन सी शिक्षण विधि से संबंध रखती हैं। किससे? कौन सी शिक्षण विधि से संबंध रखती हैं, ये बात आपको यहाँ पर बताना है। बाकी मैं तो बताऊंगा ही मेरे प्यारे लाडलो, एक बार आप भी थोड़ा सा कोशिश करो क्वेश्चन को सही करने की। ऑप्शन ए सुपुर्द, यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। आप बोलोगे सर डायरेक्ट आंसर क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप जायज सी बात है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर देखो मॉडल पेपर बन रहा है तो आंसर की साथ के साथ देना एक जायज सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा प्रयोगशाला विधि। क्या होगा? प्रयोगशाला विधि। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर जो विशेषताएं लिखी हुई हैं चारों विशेषताएं जो प्रयोगशाला विधि से संबंधित है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा देता हूं। देखो, प्रयोगशाला विधि जिसको हम लेबोरेटरी मेथड बोलते हैं, यह विधि खोज के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? खोज के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें किसी परिणाम पर पहुंचने के लिए खोज द्वारा तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। इस विधि में छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा स्वयं ही निष्कर्ष निकालकर अवधारणा विकसित करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्यारी प्यारी बातें मैंने प्रयोगशाला विधि के बारे में लिखी हैं, और ऊपर आप देख सकते हो प्रयोगशाला विधि की ये टोटल 4 विशेषताएं हैं जो आपके सामने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम लेके आए हैं मिलान से संबंधित लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को आपस में सुमेलित करना है। ध्यान से सुनना। लिस्ट फर्स्ट संकलनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन। लिस्ट सेकंड में है अध्यापक को शिक्षण विधियों के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करना, शिक्षण अंतरालों और कमजोर बच्चों का पता लगाकर विद्यार्थियों की प्रगति के संबंध में प्रतिपुष्टि देना, निम्न निष्पादन वाले और मंद विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने में सहायता करना। ठीक है, ये इस तरीके से लिस्ट फर्स्ट में और लिस्ट सेकंड में 3 बातें हैं, इन्हें हमें मिलान करना है। और देखो यहाँ पर जब आप मिलान करोगे तो आपके पास ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर के रूप में आएगा। मतलब 2 1 3। अब मैं आपको मिला के दिखा देता हूं। देखो, हम संकलनात्मक मूल्यांकन है उसका रिलेशन जोड़ेंगे ऑप्शन बी से, शिक्षण अंतरालों और कमजोर बच्चों का पता लगाकर विद्यार्थियों की प्रगति के संबंध में प्रतिपुष्टि देना। रचनात्मक मूल्यांकन का संबंध हम जोड़ेंगे 1 से, जिसमें लिखा हुआ है कि अध्यापक को शिक्षण विधियों के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। और नैदानिक मूल्यांकन निम्न निष्पादन वाले और मंद विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने में सहायता करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये मिलान कंप्लीट होता है। जरूर बैच मॉडल पेपर का बैच जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत गजब का होने वाला है। आपको खुद का अपना एक रियलिटी के साथ एनालिसिस हो पाएगा कि आपकी पोजीशन कहाँ पर है। दूसरी बात, यहाँ पर मैं आउट ऑफ साइड नहीं गया। बहुत सारे मॉडल पेपर है मार्केट में, मैंने सभी को देखा है, उसके बाद मैंने अपना मॉडल पेपर तैयार किया है। उनमें क्या है, बिल्कुल आउट ऑफ साइड से क्वेश्चन बनाते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस नहीं होते, क्योंकि उनका टारगेट होता है कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बनाए। हमारा दोनों टारगेट कि सिलेबस के अंदर ही रहना है हमें, पहली बात। दूसरी बात, हमें पेपर भी एक लेवल का बनाना है। ठीक है, साथ में आपको कहीं पर सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी है। संकलनात्मक मूल्यांकन यह सत्र या पढ़ाए जाने वाले कार्यक्रम के अंत में किया जाता है, बिल्कुल अंत में किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों की उपलब्धि की औपचारिक जांच की जाती है। जो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है, इसमें विद्यार्थियों की जो उपलब्धि होती है उसकी औपचारिक तरीके से जांच की जाती है। अब हम बात करते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। यह अधिगम अध्यापन प्रक्रिया में ही अंतर्निहित होता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन है ये अधिगम अध्यापन प्रक्रिया में अंतर्निहित है और शिक्षण के दौरान किया जाता है। यह मूल्यांकन अनौपचारिक होता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन है ये अनौपचारिक होता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ो। यहाँ पर हम देखते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के सीखने में कमजोर होने के अंतर्निहित कारणों का पता लगाना, निदान करना, समस्याओं को ढूंढना। निदानात्मक का मतलब होता है आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो काम गलत हो रहा है। सपोज दैट आप कोई काम कर रहे हो, वो काम गलत हो रहा है, तो उसका पता लगाना कि भाई ये काम गलत क्यों हो रहा है।
कोई भी कारण है, कोई भी समस्या है, कोई भी स्थिति है और उसके होने का कारण पता चला ना कि ये भाई इस तरीके से हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के सीखने में कमजोर होने के अंतर्निहित कारणों का पता लगाना। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अनुसंधान में यादृच्छिकता का मतलब है। आपको बताना है कि अनुसंधान में यादृच्छिकता का मतलब क्या है। ऑप्शन ए, एक इकाई का चयन या उसका चयन न करना जो दूसरे के चयन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ऑप्शन बी, जनसंख्या की प्रत्येक और हर इकाई चयनित होने की समान संभावना रखती है। तीसरा है संभावित एकल विधि के आधार पर इकाई का चयन करना। आपको बताना है कि भाई साहब यादृच्छिकता का संबंध किससे है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। आपको बताना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखो ये तीनों की तीनों बातें हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है यादृच्छिकता के संबंध में। अब मैं देखो ये पढ़ा चुका यादृच्छिक, गैर यादृच्छिक, जिसको हम रैंडम और नॉन रैंडम बोलते हैं। देखो यादृच्छिक में क्या होता है, सपोज दैट ये 5 अंगुलियां, तो इन 5 अंगुलियों में से आपको एक अंगुली क्या करनी है, चयनित करनी है, एक अंगुली चूज करनी है। यहां पर आप 5 में से कोई से भी अंगुली चूज कर सकते हो, कोई से भी आप चाहो जो, लेकिन ध्यान रखना यहां पर जब इसको चुनोगे ना तो इन 4 को कारण बताना पड़ेगा कि भाई साहब मैं इसको इस कारण से चुन रहा हूं। इसको चुनते हो तो इन बाकी के 4 को कारण बताना पड़ेगा कि मैं इसको इस वजह से चुन रहा हूं क्योंकि ये सबसे लंबी है। इसको चुन रहे हो तो इन 4 को बताना पड़ेगा कि मैं इसको चुन रहा हूं क्योंकि ये सबसे छोटी है। यहां पर सभी के सभी इकाइयों के चयनित होने की बिल्कुल समान संभावना होती है, आप किसी को भी चयनित कर सकते हो। परिणामों में पूर्वाग्रह को कम करने के लिए अनुसंधान में यादृच्छिकरण का प्रयोग किया जाता है। जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसमें जो पूर्वाग्रह, अब आप पूर्वाग्रह का मतलब नहीं समझोगे। देखो जो कैंडिडेट मेरा पहले से क्लास ले रहे हैं उनको इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि पूर्वाग्रह क्या होता है, क्योंकि मैं हर एक कीवर्ड का मतलब बताता रहता हूं। तो परिणामों में पूर्वाग्रह को कम करने के लिए अनुसंधान में यादृच्छिकरण का उपयोग किया जाता है। आबादी की प्रत्येक और हर इकाई के बराबर संभावना होती है जिन्हें चुने जाने की यादृच्छिकता को परिभाषित करता है। बिल्कुल सही है, हर इकाई के चुने जाने की समान संभावना होती है। संयोग के आधार पर एक इकाई को लेने से यादृच्छिकरण की विधि मजबूत होती है। और यहाँ पर हमें संयोगवश उठाना होता है। जैसे 5 है, 5 में से तुरंत एक को उठा लिया, ये होती है संयोग की स्थिति। नहीं होता संयोग से ये काम हो गया मेरा, 10 अंगुलियां हैं, इनमें से तुरंत आपने एक को उठा लिया, ये संयोग है। आपने इन 9 की तरफ नहीं देखा, आपने इसको एक को उठा लिया एक मजबूत कारण की वजह से। किसके? एक मजबूत कारण है इसके पीछे, ऐसे नहीं है कि आप वैसे उठा लिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कथन ए कथन बी। शून्य परिकल्पना मौजूद होती है जब शोधकर्ता यह पता लगाता है कि दोनों चरों के बीच कोई संबंध नहीं है। उसके बाद कथन बी, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने के लिए वैकल्पिक परिकल्पना की आवश्यकता होती है। आपको शून्य परिकल्पना अस्वीकृत करना है तो उसके लिए भाई साहब आपके पास जो वैकल्पिक परिकल्पना है उसकी आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपकी नजर के सामने है, यहां से आपको आंसर देना है। तो देखो यहां पर दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है, कथन ए कथन बी दोनों सही है। अब यहां पर देख सकते हो आप क्यों सही है। देखो शून्य परिकल्पना को असक्त परिकल्पना भी बोलते हैं जब दो चरों के बीच में कोई निर्दिष्ट संबंध नहीं होता। जब दो चरों के बीच में कोई संबंध नहीं होता तो उस स्थिति को हम शून्य संकल्पना कहते हैं, शून्य परिकल्पना कहते हैं। और वैकल्पिक परिकल्पना क्या होती है कि जब दो चरों के बीच कुछ वास्तविक प्रभाव या संबंध देखने को मिलता है। अरे भाई साहब ये दो चर हैं, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, शून्य परिकल्पना। ये दो चर हैं, इन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन है, इन दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध है, तो उसको हम बोलेंगे वैकल्पिक परिकल्पना, जिसको हम H1 हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी देख लो, मैंने बता रहा था टी टेस्ट, पी टेस्ट, जेड टेस्ट, आर टेस्ट, सारा सब कुछ इंक्लूड किया हूं। आप सोचोगे कि सर एक पेपर में एक क्वेश्चन, नहीं नहीं, पेपर तैयार करने से पहले यूनिट वाइज क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। ये
वो जो मैं 15 क्वेश्चन बता रहा था, वो क्वेश्चन टी स्क्वायर वो उसका वहाँ से उठाए मैंने, बाकी ये क्वेश्चन एक एक रहेंगे पेपर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी परीक्षण यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि क्या नमूने का आकार छोटा होने पर दो समूह के माध्यों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है? क्या नमूने का आकार छोटा होने पर दो समूहों के माध्यों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है? ऑप्शन ए जेड परीक्षण, ऑप्शन बी पी परीक्षण, ऑप्शन सी एफ परीक्षण, ऑप्शन डी आर परीक्षण। इसका सॉल्यूशन देख लो, बहुत गजब से शब्दों में लिखा है कि टी परीक्षण एक प्रकार का अनुमानात्मक आंकड़ा है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखो टी परीक्षण बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर दिख रहा था ऑप्शन आंसर सी, इसलिए मैंने बताया नहीं। टी परीक्षण एक प्रकार का अनुमानात्मक आंकड़ा है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या दो समूहों के साधनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है जो कुछ विशेषताओं से संबंधित हो सकता है। टी परीक्षण विभिन्न परीक्षणों में से एक है जो परिकल्पना परीक्षण के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। जेड परीक्षण समान निर्धारित करता है, जेड परीक्षण समान निर्धारित करता है, लेकिन इसका उपयोग तब किया जाता है जब नमूने का आकार बड़ा होता है। ठीक है, तो कैसे लगे ये मॉडल पेपर कमेंट में जरूर बताना। 5-6 क्वेश्चन लेके आया था आज मैं, ये सारे क्वेश्चन बताना कि पिछले पेपर के अकॉर्डिंग लेवल के हैं या नहीं है। ठीक है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल लेवल के। बाकी आप अपनी राय जरूर देना। आप अपनी राय मेरे को, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 78 91 35 04 70, यहाँ पर भी देख सकते हो मेरे को अपनी राय। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी जाके, जो बिल्कुल पब्लिक है, वहाँ पर सब कोई चैट कर सकता है, तो वहाँ पर भी जाकर आप मेरे को अपनी राय प्लीज़ ज़रूर दें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राय सभी को देना है, जो कैंडिडेट वीडियो देखते हैं सभी को, या तो टेलीग्राम जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर किसके द्वारा, इस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा मेरे को अपनी राय प्लीज़ ज़रूर दें। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ पर जाकर भी आप मेरे को अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन राय आपको ज़रूर देना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।